नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जाटोलिया हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आओ सीखे कि इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ साथियों, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हमें इनके नाम से पता चल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात ये मौर्य वंश के एक महान राजा हुए। इन्होंने भारत में एक ऐसे वंश की नींव डाली जिन्होंने पहली बार भारत को एकता के सूत्र में पिरोया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिस मौर्य साम्राज्य ने हमको अशोक जैसा महान राजा दिया है साथियों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इन्होंने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य या फिर कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य ये वही हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको पराजित किया और उसको हराकर 322 ईसा पूर्व में अर्थात आज से 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इनकी स्थापना मगध के सिंहासन पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली जो पूरे भारत में फैला था और धीरे धीरे उस साम्राज्य का विकास उसके बाद आने वाले शासकों ने भी किया, जिनमें हम मुख्य रूप से अशोक का नाम ले सकते हैं। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और जानकारी। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है, जबकि बौद्ध साहित्य और जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। जबकि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में वृषल अर्थात निम्न कुल का बताया गया है। अधिकांश इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर मौर्य वंश को शूद्र या फिर निम्न कुल का मानते हैं। ये क्वेश्चन जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस वाला है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है और महत्वपूर्ण भी है कि किस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का वंश या मौर्य वंश वृषल था। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का, हालांकि ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने गुप्त काल में लिखी थी। इतिहासकारों में इनके कुल को लेकर मतभेद इसलिए भी है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उस विवाह को भारत के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में कुछ क्षेत्र भी दिए, जिनमें एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरोपनिसडाई। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध की जानकारी हमें एपियानस देता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक अर्थात मैसूर तक फैला हुआ था। इस प्रकार हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विशाल साम्राज्य बन जाता है। अब हम देखते हैं आगे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था, जिसके बारे में आपने सुना होगा, और उसका नाम है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और जो इसने यहाँ देखा वो अपने एक ग्रंथ में लिखा, जिसको हम इंडिका कहते हैं। इस इंडिका, हालांकि ये इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस इंडिका में जो लिखा था वो जो अन्य लेखकों ने लिखा
उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस इंडिका में मेगस्थनीज ने जो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी दी है, मुख्यतः इन्होंने जो मौर्य प्रशासन के लिए जो समितियों का उल्लेख किया है कि 6 समितियाँ थी और उसमें 30 सदस्य थे, वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी यह इस इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में और जानकारी हमें देता है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंडिका किसने लिखी, मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और किसका राज वो था, सेल्यूकस निकेटर का। इसी इंडिका में मेगस्थनीज जब भारत आया तो उन्होंने जब भारतीय समाज को देखा, क्योंकि वे तो बाहर से आया था तो उनको पता नहीं था कि भारतीय समाज में 4 वर्ण हैं, लेकिन उसने जो देखा उसके आधार पे उसने भारतीय समाज को 4 भागों में 7 वर्गों में विभक्त किया, जिसमें पहला है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर और शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इस प्रकार देखें तो यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है साथियों कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा या कितने वर्गों में विभक्त किया, 7 वर्गों में। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि निम्न में से कौन सा वर्ग नहीं है जो इंडिका में वर्णित नहीं है या मेगस्थनीज ने नहीं बताया, या ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा वर्ग है जिसका उल्लेख मेगस्थनीज अपनी इंडिका में करता है। तो 7 वर्गों में बांटता है, जिसमें दार्शनिक है, किसान है, अहीर है, कारीगर और शिल्पी है, सैनिक है, निरीक्षक है या फिर सभासद है। इस प्रकार हम देखें तो इंडिका में, हालांकि ये हम नहीं मान सकते क्योंकि हम जानते हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में या फिर प्राचीन लेखकों ने भी भारतीय समाज को, जो भारतीय समाज में जो 4 वर्ण हैं उन्हीं का उल्लेख किया है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं, इसी ग्रंथ में मेगस्थनीज आगे भी लिखता है और भारत के बारे में और भी वर्णन करता है। देखते हैं क्या करता है। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ में दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं किया है। दास प्रथा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में उस समय इसका प्रचलन था। और इन्होंने अपने ग्रंथ में एग्रोनोमी, ये एग्रोनोमी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया। अपने ग्रंथ में इन्होंने एग्रोनोमी नामक एक सड़क निर्माण अधिकारी का भी उल्लेख किया है, जो कि सड़क मार्गों की देखभाल करता था कि उन पे जो यात्री आ जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का, या फिर सड़कों, ये नगर का अधिकारी भी था एग्रोनोमी। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया साथियों कि एग्रोनोमी क्या था, यह एग्रोनोमी का उल्लेख किसने अपने ग्रंथ में किया है। तो ये एक सड़क निर्माण अधिकारी था, नगर का अधिकारी भी इसको मान सकते हैं। अब देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत की जो विजय है उनके बारे में हमें 2 तमिल ग्रंथ मुख्य रूप से जानकारी देते हैं, जिनमें पहला है अहनानूर और दूसरा है मुरनानूर। इसके बाद अशोक के अभिलेखों से भी हमें जो इनकी दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। और इनकी जो बंगाल विजय थी उसके बारे में हमें महास्थान अभिलेख जानकारी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चूँकि हम इनके साम्राज्य का देख चुके हैं कि उत्तर पश्चिम में कहाँ से लेके कहाँ तक था। अब हम देखते हैं इनके बारे में कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, मतलब इन्होंने 322 ईसा पूर्व में शासन संभाला, या मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने पुत्र, इनका पुत्र कौन, बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक आएगा। तो इन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में अपना राज सिंहासन त्याग दिया, और ये जो जैन मुनि थे भद्रभाव, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ले ली और ये दक्षिण भारत चले गए श्रवणबेलगोला। वहाँ जाकर चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर इन्होंने संलेखना विधि से अपना त्याग कर दिया। संलेखना विधि ये जैन धर्म में एक ऐसी विधि है जिसमें मतलब उपवास द्वारा भूखे प्यासे रहकर मतलब शरीर को त्याग देते हैं, मतलब मृत्यु को गले लगा देते हैं, उसी को संलेखना विधि कहते हैं। इस विधि से इन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से शासक ने जो जैन धर्म अपनाया था, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य, और कौन से शासक ने संलेखना विधि से प्राण त्याग किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये थी आज की जानकारी साथियों,
उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। हम आगे भी ऐसे सीरीज में आगे की शासकों के बारे में और आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।